नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत भाई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। अमेरिका में शानदार नौकरी के आंकड़े। जुलाई में इकॉनमी ने 2,15,000 नई नौकरियां जोड़ी, लेकिन गिरते क्रूड से अमेरिकी बाजार में गिरावट जारी। डाउ में लगातार 7वें दिन गिरावट। अमेरिकी बाजार में गिरावट और कमजोर चीन डेटा से एशिया के बाजार भी सुस्त खुले। जापान का बाजार 0.25% नीचे, SJ50 करीब 30 अंक नीचे। सिंगापुर के बाजार आज भी बंद। भंडार बढ़ने की आशंका में क्रूड में गिरावट जारी। लाइमेक्स पर $44 और ब्रेंट $49 के नीचे, लेकिन अमेरिका की अच्छी जॉब रिपोर्ट से सोने को सहारा। कॉमेक्स पर भाव $1,090 के पार। टाटा मोटर्स के मुनाफे पर JLR ने लगाया ब्रेक। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा हुआ आधा, आय भी अनुमान से कम। 107 करोड़ रुपए के फॉरेक्स घाटे से स्थिति ज्यादा बिगड़ी। आ जाएंगे पावर ग्रिड के नतीजे। कंपनी का मुनाफा और आय में करीब 21% की बढ़त की उम्मीद। अडानी पावर, अडानी पोर्ट, वोखाट, HDIL, चेन्नई पेट्रो और जैन इरिगेशन के नतीजों पर रहेगी सबकी नजर। मेक इन इंडिया अभियान को बड़ा बूस्टर। एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन भारत में करेगी बड़ा निवेश। 5 सालों में $5 अरब के इन्वेस्टमेंट के लिए किया महाराष्ट्र सरकार के साथ करार। और कल से शुरू होगी कोल ब्लॉक नीलामी। सरकार ने 5 कोयला खदानों के टेक्निकल बिडर्स की सूची की जारी। और आज से शुरू होगा संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता। कांग्रेस सांसदों का निलंबन होगा खत्म, लेकिन कामकाज के कोई आसार नहीं। बिहार के लोगों को फिर से एक बार जंगल राज की ओर घसीटने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए तैयार बैठे हैं। पीएम मोदी ने JDU RJD का पर बोला हमला। कहा बिहार में जंगल राज पार्ट 2 आया तो बिहार का होगा सत्यानाश। पिछले 2 हफ्तों से हरे निशान में क्लोजिंग जरूर हुई है, लेकिन कोई रनअवे रैली भारतीय बाजारों में नहीं देखने को मिली। आप देखिए 2 हफ्तों में कुल 120 पॉइंट सेंसेक्स ने अब बढ़त दिखाई है और मात्र 32 पॉइंट की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है। अर्निंग सीजन का आखिरी हफ्ता है। जी हां, इस हफ्ते करीब 12 निफ्टी की कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं और आज मिड कैप कंपनियां कई दर्जन हैं जहां पर आज अपने नंबर्स वो पेश करेंगी। और 86 के 100 के आसपास देखिए निफ्टी हर बार अटकता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि इस हफ्ते इसको लांघने में सक्षम रहेगा या फिर दबाव भरा हफ्ता ये रह सकता है। लेकिन चलिए बात करते हैं इन सब मुद्दों पर। हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए, यूएस से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? फ्राइडे को तो अक्रॉस इक्विटीज हमने कमजोरी के संकेत देखे। अमेरिकन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 1/4% के आसपास की कमजोरी के साथ फ्राइडे को वहां पे कामकाज था। इनफैक्ट डाउ के लिए तो लगातार 7वां स्ट्रेट सेशन था जब कमजोरी के साथ, लाल निशान के साथ कामकाज हो रहा था। 2011 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना लंबे समय तक डाउ में लगातार वीकनेस देखने को मिली है। हालांकि 45-46 पॉइंट के आसपास का दबाव था। दिन में एक समय फ्राइडे को 100 पॉइंट के आसपास की कमजोरी थी, तो लोअर लेवल से कुछ रिकवरी जरूर थी, लेकिन कमजोरी के साथ कामकाज। क्यों थी कमजोरी? कच्चे तेल की जिस तरह से आपने भी मेंशन करा, पिटाई हो रही है। नामेक्स अब 43, ब्रेंट $48 के आसपास कामकाज कर रहा है। उस पिटाई का ऑब्वियसली वहां के तमाम एनर्जी शेयर्स, बाकी ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल जो कि बड़ा अहम डाउ में वेटेज रखता है, उसमें हमने देखा कमजोरी आती हुई। जहां तक फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल डेटा की बात है, 2,23,000 के आसपास नए जॉब्स जुड़ने की एक्सपेक्टेशंस थी। 2,15,000 नए जॉब्स जुड़े हैं, तो उम्मीद से थोड़ा सा कमजोर वो नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया है। पर ध्यान रखें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.3% पर है। आर्ली अर्निंग्स, जो औसत आर्ली अर्निंग्स होती हैं, उसमें 0.2% के आसपास की बढ़त है। तो मिक्स्ड आंकड़े हैं। मैं कई सारे जानकारों का इंटरप्रिटेशन पढ़ रहा था और इंटरेस्टिंग ये है, ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि ये डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं कि वो जो स्लो हीलिंग अमेरिकन इकोनॉमी में देखने को मिल रही है, धीरे धीरे जो हालात इंप्रूव हो रहे हैं, वो कंटिन्यू होता हुआ, तो शायद अभी भी हम सितंबर रेट हाई की तरफ फोकस कर रहे हैं। बाजार वहीं पे अभी भी अपनी
बेट्स पैक कर रहे हैं, इसीलिए कमजोरी वहां पर इसीलिए भी आई। यूरोपियन मार्केट्स में भी इसी डेटा पॉइंट के चलते दबाव था। इनफैक्ट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आपकी स्क्रीन पर 1/4 से आधे % के आसपास की कमजोरी, इनफैक्ट 3/4% के आसपास की कमजोरी के साथ वो मार्केट ट्रेड कर रहे थे। वो डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। यूएस में जो जॉब्स डेटा आया था, ग्रीस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, बीते हफ्ते ही खुला था और फाइनली फ्राइडे को मेरे ख्याल से पहला साइन ऑफ स्टेबिलिटी आया था। वो मार्केट 1.5% के आसपास की उछाल के साथ जाके बंद हुए हैं। एशिया, जैसे आपने हाईलाइट करा, कमजोर क्यूज हम यूएस से पिकअप कर रहे हैं ओवर द वीकेंड, और चाइना का जिस तरह से डिसअपॉइंटिंग डेटा कल आया था, खासतौर पे वहां पे जो प्राइसिंग जुलाई प्रोड्यूसर्स प्राइसेस था, वो मेरे ख्याल से 2009 के बाद से सबसे कमजोर आंकड़ा है। उस कमजोर आंकड़े पे रिएक्शन आप तमाम एशियन मार्केट में कमजोरी के साथ, हल्के फ्लैटिश रुझान के साथ कामकाज देख रहे हैं। और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है, जो ऑल इंपॉर्टेंट वीक आप मेंशन कर रहे थे, शायद 1/3% के आसपास ही कमजोरी के साथ शुरुआत। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। जी हाँ, हफ्ता इंपॉर्टेंट काफी है और आईआईपी सीपीआई के आंकड़े भी बुधवार को आएंगे, तो काफी सारे इवेंट्स हैं। 13 तारीख को संसद का सत्र भी खत्म होगा, हालांकि एक्सपेक्टेशंस वहां से काफी लो हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि बाजार को आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे आज के बाजार को आप? थोड़े कमजोरी वाला रुझान रह सकता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं और उससे पहले थोड़े से फ्लोज धीमे पड़ते हुए दिख रहे हैं। एफआईसी की खरीदारी भी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है और बाजार में थकावट के संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी ट्रेडिंग रेंज तोड़कर बाजार एक डायरेक्शन मूव लेंगे, उसकी संभावना तो कम दिख रही है, क्योंकि 8,500 नीचे की तरफ काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन उससे पहले 8,550 के आसपास शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए या फिर डे ट्रेडर्स के लिए शायद स्टॉप लॉस का लेवल होगा और उसके आसपास या उसके नीचे शुरुआत होने के आसार दिख रहे हैं। जिस तरह से एशियाई बाजार कमजोर है, अमेरिका थोड़ा सा कमजोरी की तरफ है, तो मुझे लगता है 8,500 के लेवल पर ज्यादा अहम नजर रखनी चाहिए। अपसाइड में 8,600 के पार निकलकर बाजार अगर टिकते हुए दिखेंगे तभी आपको फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। तो ब्रॉडली ये रेंज है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा दबाव रह सकता है और खासतौर से बाजार अब इन इवेंट्स का इंतजार करेगा जो नतीजों के लिहाज से ये हफ्ता काफी है। हमें हर एक सेक्टर की सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनी के नतीजे जो आने वाले हैं वही बाजार का डायरेक्शन काफी हद तक तय करेंगे। और अगर पार्लियामेंट में कहीं कोई कुछ काम हो पाए और वो एक सरप्राइज है तो शायद पॉजिटिव साइड पर बाजार उस पर एक रिएक्शन दे सकते हैं। ये दो बड़ी इवेंट्स है जिस पर पूरा हफ्ता बाजार का दारोमदार है, लेकिन शुरुआत निश्चित तौर पर आज कमजोरी के साथ हो सकती है। ग्लोबल मार्केट से संकेत और हमारे यहाँ के फ्लोज दोनों बता रहे हैं कि थोड़ा बाजार पर दबाव रहना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। जी हाँ, नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन कल एसबीआई के नतीजे हैं, सन फार्मा, टाटा स्टील के नतीजे कल आएंगे, तो कल का दिन काफी बड़ा होगा। निफ्टी की 5 दिग्गज कंपनियों के नंबर्स कल हैं, हालांकि आज पावर ग्रिड ही है ऐसी कंपनी जो निफ्टी में है जिसके नंबर्स आ जाने वाले हैं। चलिए, लेकिन किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय किरण, बताइए कैसे ट्रेड करेंगे आज बाजार को? हेमंत जी, मॉर्निंग। थोड़ा सा वीकनेस रहना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 8580, जैसे कि अनिल जी भी कह रहे थे 8580 से लेके 8600 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, तो इधर एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 8510 के टारगेट के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, और कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आप बुलिश या बेरिश हैं? 2 स्टॉक्स है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहनी चाहिए। रेपको होम फाइनेंस एक अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है जहां पे आपको स्टॉप लॉस 725 का लगाना चाहिए और इनिशिएट लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। 785 के टारगेट रहेंगे। दूसरा स्टॉक है रिको ऑटो, जहां पे एक अच्छे प्राइस पैटर्न की ब्रेकआउट दिखाई दे रही है, इसका स्टॉप लॉस 56 रखना चाहिए और टारगेट 67 के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। शुक्रिया आपका किरण इस जानकारी के लिए। और शुक्रवार को बाजार बंद होने के ठीक बाद हमने देखा था टाटा मोटर्स ने खराब नतीजे पेश किए थे। जी हाँ, डिसअपॉइंट हुआ था स्ट्रीट। चलिए जानते हैं क्या है डिटेल्स और ब्रोकरेज हाउसेज ने क्या रिपोर्ट्स दी हैं। सोनम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। सोनम, बताइए कहां से डिसअपॉइंटमेंट आया? जेएलआर से एक्सपेक्टेड था और उससे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आया क्या? जेएलआर की तरफ से ही डिसअपॉइंटमेंट आया है। जो चाइना मार्केट में एक स्लो डाउन दिखाई दिया था, जो कंट्रीब्यूशन चाइना सेल्स का कम हुआ है, इससे जेएलआर के परफॉर्मेंस पर दबाव बना है। जो चाइना का कंट्रीब्यूशन है जो पहले 29% पर था वो अब घटकर सिर्फ 15 से 14% पर आ गया है, जो बेहद ही कमजोर कहा जा सकता है और यही से दबाव बनाया ओवरऑल परफॉर्मेंस को। मुनाफे में 29% की गिरावट दिखाई दे रही है। जेएलआर की मुनाफे में यहाँ पे मार्जिन पर भी दबाव दिखाई देगा, जहां पर जेएलआर के साल दर साल मार्जिन में 390 पॉइंट्स की गिरावट दिखने
को मिल रही है। 16.4% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं स्टैंड अलोन लेवल पर, लेकिन एक अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है जहां पे पैसेंजर व्हीकल्स और एमएचसीवी सेगमेंट का प्रदर्शन इस बार काफी अच्छा रहा है और यहां से पूरी मदद उससे मिली है। साथ ही मुनाफे के आंकड़े को एक अदर इनकम का भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया और इससे कंपनी ने एटलीस्ट मुनाफा दर्ज किया है लगभग 250 करोड़ का और एबिटा लेवल पर भी लगभग 350 करोड़ का एक मुनाफा किया है पिछले साल के एबिटा घाटे के मुकाबले, जो काफी पॉजिटिव है। कंसोलिडेटेड लेवल पर मुनाफे पे पूरी तरह जेएलआर का दबाव बना है जहां पर 49% का फॉल दिखाई दे रहा है और मार्जिन भी कमजोर है। 14.9% के मार्जिन कंसोलिडेटेड लेवल पर डिलीवर हुए हैं पिछले साल के 17.2% के मुकाबले। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक टाटा मोटर्स के नतीजों ने डेफिनेटली एस्टिमेट्स को मीटअप नहीं किया है जेएलआर के कारण, यहाँ पे दबाव बना है। लेकिन जितना स्टॉक पे करेक्शन देखने को मिल रहा है इसके बाद भी गोल्डमैन सैक्स कॉशियस रहेंगे जेएलआर के मार्जिन को लेकर और बार्कलेज ने तो यहाँ पे अपने ओवरवेट की रेटिंग को तो बरकरार रखा है लेकिन लक्ष्य घटा दिया। जो पहले लक्ष्य 590 का दे रहे थे उसको घटाकर अब 560 का कर दिया है। ऑलराइट, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त है फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पावर ग्रिड किस तरह के नंबर्स आज पेश कर सकता है और ये भी बताएंगे कि और दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। सुबह लक्ष्मी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज पावर ग्रिड के नतीजे आने वाले हैं। जी हाँ, क्या है अनुमान पावर ग्रिड से, चलिए जानते हैं। पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं। पूजा बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस है? जी, एक और स्ट्रॉन्ग क्वार्टर की उम्मीद की जा रही है पावर ग्रिड की तरफ से। काफी अच्छे ग्रोथ यहाँ पर मुनाफे के फ्रंट पर देखने का अनुमान है। इस बार हमारा अनुमान है कि मुनाफे में करीब 21% की बढ़त और टोटल इनकम में भी 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है और ऑपरेटिंग फ्रंट से भी काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पर कंपनी की तरफ से पोस्ट करने का अनुमान है। जो रेवेन्यू और अर्निंग्स में इतनी ग्रोथ देखने को मिलेगी वो कैपिटलाइजेशन की वजह से देखने को मिलेगी। इस बार जानकार उम्मीद करके चल रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन में करीब 22 से 30% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पिछले क्वार्टर भी करीब 4,900 करोड़ का कैपिटलाइजेशन कंपनी ने किया था, तो यहाँ पर भी इस बार अच्छी ग्रोथ देखने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा जो कैपेक्स है वो भी काफी स्ट्रांग देखने की उम्मीद की जा रही है और कैपेक्स की वजह से ही मुनाफे में अच्छा खासा सपोर्ट देखने का अनुमान है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि 21% की ग्रोथ यहाँ पर मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि कंसल्टेंसी और टेलीकॉम सेगमेंट से भी एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है इस साल। तो किस तरह के नंबर्स यहाँ पर कंपनी कंसल्टेंसी और टेलीकॉम सेगमेंट्स में पोस्ट करती है इस पर हमारी नजर लगेगी, लेकिन कुल मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर की उम्मीद यहाँ पर पावर ग्रिड से। ऑलराइट, चलिए स्ट्रॉन्ग क्वार्टर की एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं पावर ग्रिड से, लेकिन शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कई ऐसी कंपनियां जिन्होंने अपने नतीजे पेश किए। बताइए कैसे रहे ये नतीजे? शुरुआत अच्छे नतीजों के साथ करते हैं। डीविल्स लैब के तिमाही नतीजे काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 37.1% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर की है पिछले साल के 36.6% के मुकाबले। आय में 26% की बढ़ोतरी तो मुनाफे में 45% का जंप दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको बता दूं यहाँ पे कंपनी के बोर्ड ने बोनस इश्यू का डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर 1:1 का बोनस इश्यू रेशियो कंपनी ने डिक्लेयर किया है। पंजाब एंड सिंध बैंक के नतीजों की बात करें तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन के फ्रंट पर तो काफी अच्छी ग्रोथ हुई है, लेकिन एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर थोड़े डिटोरिएशन देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर के 4.76% के मुकाबले इस बार कंपनी ने 5% के एमपीएस पोस्ट किए हैं, तो एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल यहाँ पर कंपनी के तिमाही नतीजे साल दर साल काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जहां पर मुनाफे में 18% की बढ़ोतरी हुई है, वही कंपनी के आय में 31% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों की बात करें तो लगातार 5वां क्वार्टर जिसमें कि एसेट क्वालिटी में बेहद खराब नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। एनपीए लेवल्स 6% के लेवल्स तक पहुंच चुके हैं और टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही फ्रंट पर दबाव देखने को मिला है। एनआईए में मामूली 1% की बढ़त और नेट प्रॉफिट में भी मामूली 6% की बढ़त इस क्वार्टर कंपनी ने पोस्ट की है। एक और बैंक की तरफ से बेहद ही खराब नतीजे, यूको बैंक ने बेहद ही कमजोर नतीजे घोषित किए हैं। ग्रॉस एनपीए लेवल्स में भी तिमाही बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 7.3% के एनपीए लेवल्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले तिमाही के 6.76% के मुकाबले। मुनाफे में 51% का फॉल दिखाई दे रहा है, वही कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम में भी लगभग 8% की गिरावट दिखाई दे रही है। सोभा डेवलपर्स के नतीजों की बात करें तो वीक क्वार्टर यहाँ पर कंपनी की तरफ से टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ही दबाव देखने को मिला है। मुनाफे में 21% की गिरावट कंपनी ने पोस्ट की है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट फैक्ट्स के पहले तिमाही के नतीजे भी बेहद ही कमजोर है, जहां पे मुनाफे में लगभग 42% का फॉल दिखाई दे रहा है, वही कंपनी के आय में 6% की गिरावट हुई है। साथ ही कंपनी के मार्जिन में भी दबाव दिखाई देगा। 26.6% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 26.9% के मुकाबले। वहीं जिंदाल स्टेनलेस के नतीजों की बात करें तो
तो कंपनी के लॉस यहां पर बढ़ गए हैं। 110 करोड़ के लॉस के सामने इस बार कंपनी ने 118 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है और टोटल इनकम में भी गिरावट देखने को मिली है। तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ही इस बार यहां पर कमजोरी देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल टेक के नतीजे बेहद ही कमजोर, मुनाफे से घाटे में आ गई है कंपनी, जहां पर कंपनी ने पिछले साल इसी तिमाही में 128 करोड़ का मुनाफा किया था। इस बार कंपनी ने 34 करोड़ का घाटा दर्ज कर दिया है। कंपनी के आय में भी गिरावट दिखाई दे रही है। बीएफ यूटिलिटीज के नतीजों की बात करें तो यहां पर भी कंपनी घाटे से मुनाफे की तरफ आ गई है। करीब 1 करोड़ के लॉस के सामने कंपनी ने इस बार मुनाफा पोस्ट किया है और टोटल इनकम में भी अच्छी खासी 15% की ग्रोथ इस तिमाही देखने को मिली है। ऑलराइट, चलिए, तो ये तमाम शेयर हैं जो इन्होंने अपने नतीजे पेश किए ओवर द वीकेंड और बाजार बंद होने के बाद। इन शेयरों पर तो असर देखने को मिलेगा ही, लेकिन और कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर नजर रखी जाए जो खबरों में? जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का काउंटर आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि कंपनी जो अपना हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी है उसमें अपना स्टेक डाइल्यूट कर सकती है और उसका एक आईपीओ लेकर आ सकती है। जैसा कि अब कंपनी ने अभी हाल ही में अपने नतीजे भी घोषित किए जिसमें कि एसेट क्वालिटी में काफी ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से कंपनी जो अपना फोकस है वो अब हाउसिंग सेगमेंट में लेकर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बैंक का मानना है कि इतना ज्यादा स्ट्रेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से कंपनी ये निर्णय लेते हुए नजर आएगी। थॉमस को काफी एक्विजिशंस करता हुआ यहाँ पे फिर से कंपनी यहाँ पे कॉनी ट्रेवल्स में 100% का स्टेक अक्वायर करने वाली है। यहाँ पे डील जो लगभग 540 करोड़ रुपए की होगी। दीवान हाउसिंग फाइनेंस का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर अमेरिका एसेट मैनेजर विश बैंक के एसेट मैनेजमेंट कारोबार को खरीद सकती है। और यहाँ मैं आपको बता दें कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पर अमेरिका एसेट मैनेजर्स में करीब 50% स्टेक एक्वायर करने का की योजना है, जिसमें कि इस अमेरिका की तरफ से जो एक्विजिशन की बात चल रही है उसको डीएलएफ दीवान हाउसिंग फाइनेंस ने अभी तरफ से मंजूरी दे दी है। स्पाइसजेट का काउंटर फोकस में रहेगा, जहाँ पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय सिंह जो प्रमोटर है स्पाइसजेट के, वे अपने स्टेक को डायल्यूट किए बिना कुछ ज्यादा नए फ्रेश शेयर्स मार्केट में इशू करते हुए दिखाई देंगे। अभी तक स्पाइसजेट में लगभग 800 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। अब और अपने एक्सपेंशन प्लान्स को फंड करने के लिए कंपनी फिर से मार्केट में हिट होती हुई दिखाई देगी। केन इंडिया का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। रेवेन्यू सेक्रेटरी की तरफ से एक कमेंट निकल कर आया कि आईएमजी की अगले हफ्ते बैठक होगी, जिसमें कि केन पीएलसी के टैक्स के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। पिरामल एंटरप्राइजेस का काउंटर भी आखिर में फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिटेबल क्रिटिकल केयर कारोबार को हाइव ऑफ करने पर विचार कर रहा है। यहाँ पर कंपनी का ये जो पूरा बिजनेस है क्रिटिकल केयर का, ये काफी प्रॉफिटेबल है और इसकी वैल्यूएशन ही की ड्राइवर है। और अगर वैल्यूएशन कंपनी को ठीक से नहीं मिलते हैं तो शायद ये डील थोड़ी पीछे भी शिफ्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। ऑलराइट, चलिए, तो ये तमाम शेयर हैं जिस पर आज आप सभी की नजर जरूर होनी चाहिए। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। और तीसरे चरण के कोल ब्लॉक ऑक्शन 11 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, सरकार ने 5 कोयला खदानों की नीलामी के लिए टेक्निकल बिडर्स की सूची भी जारी कर दी है। आइए जानते हैं अपने संवाददाता रोहन सिंह से कि कौन कौन से कोल ब्लॉक्स इस चरण में नीलाम किए जाएंगे। जी बिल्कुल, सरकार ने कोल ब्लॉक ऑक्शन के तीसरे चरण के टेक्निकल बिडर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है और इस बार 22 एप्लीकेशंस को वैलिड माना गया है। ये पूरी की पूरी ऑक्शन प्रक्रिया 11 से 13 अगस्त के बीच चलेगी। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक तीनों दिन ये प्रक्रिया जारी रहेगी। और इस बार खासतौर पर जिन 5 महत्वपूर्ण कोल ब्लॉक की नीलामी होनी है उनमें मार्की मांगली, भास्कर पारा, छतरपुर, परबतपुर सेंट्रल और माजरा कोल ब्लॉक शामिल हैं। इस बार जमखानी कोल ब्लॉक को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट में और सरकार ने कहा है कि जब ये मामला सॉल्व हो जाएगा उसके बाद अगली किसी तारीख में जमखाने की नीलामी की जाएगी। इस बार खासतौर पे ये पूरी नीलामी अनरेगुलेटेड सेक्टर के लिए सुरक्षित रखी गई है, यानी कि स्टील, आयरन और सीमेंट जैसी इंडस्ट्री के ही इस पे नीलामी कर सकेगी। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया फॉरवर्ड बिडिंग से होगी। जिन कंपनियों ने रुचि दिखाई है इस बार उनमें जिंदल स्टील शामिल है, जिसने की 3 कोल ब्लॉक्स में अपनी रुचि दिखाई है। इसके अलावा सेल, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो 3 दिनों तक ये प्रक्रिया चलेगी और उम्मीद की जा रही है कि इस बार इससे जैसे पिछले 2 चरणों में जिस तरह से सरकार को काफी मुनाफा हुआ था कोल ब्लॉक से, इस बार भी सरकार को इसमें काफी मुनाफा होने की उम्मीद है। शुक्रिया आपका। और आपको बता दें कि तीसरे चरण के कोल ब्लॉक ऑक्शन पर आज विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ होंगे कोल सेक्रेटरी अनिल स्वरूप। जुड़ना ना भूलिएगा सीएनबीसी आवाज के साथ आज सुबह 9:30 बजे। चलिए लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कमोडिटी और करेंसी बाजार को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। सुबह लक्ष्मी, आप सभी का स्वागत है। फेड शायद
हाल फिलहाल दरें नहीं बढ़ाएगा। जी हाँ, इसी उम्मीद से सोने में आप देखिए तेजी देखने को मिल रही है। सोना $1091 के पार पहुंच गया। हालांकि अमेरिका में फ्यूल की सप्लाई बढ़ने की आशंका से क्रूड 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। लाइमेक्स पर भाव $43 और ब्रेंट का भाव $48 के करीब कारोबार हो रहा है। उधर शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले ₹5 कमजोर होकर 63.81 पर जाकर बंद हुआ। कमोडिटी करेंसी बाजार को आज आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, चलिए जानते हैं। हमारे साथ एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रवि सिंह जुड़ चुके हैं। हाय रवि, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले सोने को किस तरह से अप्रोच करेंगे और कच्चे तेल क्रूड पर, गोल्ड पर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? देखिए, इस समय हेमंत जी गोल्ड जो है वो 25,000 के पास है और मैं समझता हूँ कि यहाँ से 200 से 250 रुपए तक का एक रेंज आपको अब देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 24,980 के आसपास के रेट पे आप एक बार सेल की स्ट्रैटेजी बनाएं, लेकिन बहुत लंबा सेल का वेट ना करें। 24,800 से 780 का लेवल मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। साथ ही रुपये की बात करें तो यहाँ पे रुपए में थोड़ी सी वीकनेस और आपको देखने को मिल सकती है। एक बार 64 के लेवल आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे डिप पे एक बाय की स्ट्रैटेजी रखें। साथ ही क्रूड ऑयल में भी थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक मिल सकता है 80 से 90 पॉइंट का। तो आज इंट्राडे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार 2800 से 2820 के लेवल पे एक बार 20 से 30 रुपए के स्टॉप लॉस से एक बाय की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ओके, चलिए शुक्रिया आपका रवि इस जानकारी के लिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नीरज और आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे जो लेकर आएंगे स्टॉक 2020 का इंटरेस्टिंग मुकाबला। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।